ये तो सही है, नॉन थिंकिंग का नतीजा है। कोई सुचिंतित योजना इसके पीछे नहीं है, कोई दूरगामी प्लानिंग दृष्टि कमीशन था, नहीं है। प्लानिंग कमीशन था, वो खत्म कर दिया। हाँ, कोई विज़न नहीं है, ये सब नहीं है। और जिस चीज़ को ये अमृत काल कहते हैं, जिस चीज़ को ये कहते हैं कि हम 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत बना देंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में था, तो एक दिन मैंने देखा सवेरे, हमने यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, जितने भी अफ़सरान थे, रजिस्ट्रार वगैरह कोई है ही नहीं, कहाँ चले गए? तो उनको बताया गया कि उनको वहाँ बुलाया गया है सरकार के दफ़्तर में। तो वो काफ़ी देर बाद आए बेचारे परेशान हो गए, बड़े परेशान लग रहे थे, मुँह उनका लाल हो रहा था, जैसे धूप में बैठे रहे हों। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को एक-एक टोपी दे दी गई, जिसपे लिखा था विकसित भारत, टोपी पे। और उस टोपी को बैठ के लगा के हमें बैठना था, सामने स्क्रीन पे मोदी जी को प्रकट होना था। और उनका विकसित भारत पे हमें धूप में बैठना था, कड़ी धूप में, और विकसित भारत का लेक्चर सुन के हम लोग आ रहे हैं मोदी जी का। तो इनके विकसित विकसित भारत करने का इनका जो है ना, ये इनका पूरा मामला है। तो आपने जिस तरीके से इस पूरी बात को रखा है, बिल्कुल नया दृष्टिकोण है आपका। वास्तव में एनआरआई नज़र जो है, वो दूसरी नज़रों से अलग तरह की नज़र है। इस आपने आज आज मैं नई नज़र साबित कर दिया। जी, एक बात बोलता हूँ भाई जी, हाँ। विकसित भारत 2047 तक करने की बात कर रहे हैं भाई जी। हुँ, अ, मैं मोदी जी के विजन में मेरे को कोई शक नहीं है, और एक प्रधानमंत्री को इस तरह के लक्ष्य होना भी चाहिए, हुँ, और मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ उनके विजन का। हुँ, अबे जी, जो सच्चाई है वो ये है कि 2050 तक सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम रोडों के कर्जे चुकाएंगे। हुँ, विकसित भारत को पता नहीं, लेकिन पार्लियामेंट की लैंग्वेज में तो ये दर्ज हो चुका है कि 2050 तक रोडों के कर्जे चुकेंगे। हुँ, तो अगर कर्जा चुका हाँ, मतलब अगर कर्जा चुका, कर्जा लेना और कर्जा देना, जैसे आपके वो आपको बोलते हैं, वो दूसरे सिंह साहब आते हैं जो कि घी पी के वो कर रहे हैं अपन पार्टी। हुँ, अगर कर्जा लेना ही भारत से, अगर अपन इस तरह से देखें कि आज भारत पे करीब-करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा है, कुछ इस तरह का अमाउंट है, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। हुँ, हाँ, आज से पहले कभी नहीं हुआ इतना। अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें आज तक किसी ने इतने पैसे उधार दिए ही नहीं। देखो हुँ, हमारी रेपुटेशन कितनी बढ़ गई है। हुँ, तो वो एक इस तरह से देखें तो बात अलग है अभय जी। डेफ़िनिटली 2050 तो नहीं, 2070 तक रोडों का कर्जा चुकेगा, केवल रोडों का। भारतमाला 1 का। भारतमाला 2 प्रोजेक्ट जो आएगा, उस पे अलग कर्जा लेगी सरकार, और वो चुकेगा अगली सदी में। ये कर्जा जाएगा 2070 तक। ये रोल ओवर होगा 2-3 बार। सरकार की कैपेसिटी नहीं है, ये ओवर बोरोइंग करेंगे और फिर उसके बाद 20 साल और बढ़ाएँगे इसकी लिमिट। आगे भारतमाला 2 के लिए जो कर्जा लिया जाएगा, वो चुकेगा, मतलब अपने नाती-पोते के पोते-वोते देंगे, वो अलग बात। अभय जी, ये कर्जे की बात तो अलग है। हुँ, अब सरकार को इस सब के बीच में समझ में आया कि हुँ, क्रूड ऑयल का 90% तो क्रूड अपन इम्पोर्ट करते हैं। हुँ, तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि अपन इसके अंदर क्रूड ऑयल या ईंधन का सब्स्टिट्यूशन लगाएँ। हुँ, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया भई जी, उसमें डाला, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या करें, तो उन्होंने डाला गन्ने का जूस। हुँ, उसको बोल रहे हैं वो E20। हुँ, 2014 में जो हुँ, सरकार की पॉलिसी इस तरह की पहले भी थी, हुँ, 1.5% एथेनॉल डालने की बात हुई थी। हुँ, भारत सरकार ने उसको बढ़ाने का ग्रेजुअल प्लान था। E5 करने का प्लान था। E10 वाज़ द मैक्सिमम प्लान। हुँ, E10 प्लान सरकार ने 2022 में कंप्लीट कर लिया। हुँ, E20 का प्लान सरकार का 2030 का था। हुँ, भारत सरकार ने उसको प्रीपोन करके बोला हम 2025 में ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हुँ, E20। अब भाई कई और देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल में चलती है। हुँ, ब्राज़ील में चलती है, इटली में चलती है, कनाडा में चलती है, अमेरिका में भी चलती है कई जगह। लेकिन उसका पर्पस दूसरा है कुछ। उसका पर्पस आपका फटे हुए चादर में सिलना नहीं है। हुँ, उसका पर्पस दूसरी कंट्री में है कि वहाँ पे कई सारी चीज़ों का ओवर प्रोडक्शन होता है, और उस ओवर प्रोडक्शन को कंज़्यूम करने के लिए उसका एक एथेनॉल बनाने के बाद उसको यूज़, एक एक इकोनॉमी को और फूड ग्रेड इकोनॉमी को का एक तरीका है। अबे जी, कॉमर्शियल लेवल पे गन्ने का प्रोडक्शन केवल इसलिए करा जाए कि उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ करना है, और सरकार उसकी प्रमोट करे और उसकी तारीफ ले कि हमने E20 इतना कर दिया।
सरकार ऑफिशियल डेटा बोल रही है कि हमें 1,97,000 करोड़ रुपए बचे। हुँ, ओके, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने इतने पैसे बचाए। कैसे बचाए आपने? आपने गन्ने में सब्सिडी नहीं दी क्या? हुँ, एमएसपी नहीं दी क्या? हुँ, पानी 3,000 लीटर पानी लगता है गन्ने के प्रोडक्शन में। 1 लीटर गन्ने का जूस निकालने के लिए। भारत जैसा देश जिसके अंदर 1.5 अरब की आबादी है, हुँ, आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं 70 से 80% पूरा उसका कंजम्पशन का। आप फर्टिलाइज़र जैसा रिसोर्स जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं आप। हुँ, एक किसान जब गन्ना उगा रहा है तो उसमें डालेगा ही डालेगा फर्टिलाइज़र। वो इंपोर्ट से आ रहा है, उसका पैसा सब्सिडी सरकार दे रही है, जनता पे कर रही है। आपने एमएस सरकार गन्ने का तो आप किसी किसान तो ये बोलेगा नहीं भाई साहब मैं गन्ने के जूस के लिए, वो तो ये बोलेगा मैं गन्ना बेच रहा हूँ। उसको तो एमएसपी चाहिए, गन्ने पे सरकार एमएसपी भी दे रही है। अबे जी, ये किस तरह का आपने एक ऐसा अच्छा सरकार को इसका मुझे लगता है आपसे बात करके लग रहा है कि इसका डर लग गया है कि हम इतना बड़ा कर्जा अपन ने रोड बना लिया है, इतना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब आप डाल रहे हैं गाड़ियों में गन्ने का जूस। अब गाड़ियों में गन्ने जूस डालने से क्या अंतर आ रहा है? क्या असर आ रहा है? गाड़ियाँ जल्दी खराब हो रही हैं, सो कॉल्ड लोग बता रहे हैं अपनी ऐसी जो भी स्थिति है। आप उसके लिए फिर कर्जा लेगी जनता। हुँ, आपकी गाड़ी जो 15 साल 10 साल आपने बोल दिया अब 10 साल ही गाड़ी चलने देंगे। हुँ, भई, आप कौन-सी इकोनॉमिक्स है ये गाड़ी 10 साल चलने देंगे? अगर गाड़ी फिट है, प्रॉपर है, तो हाउ कैन यू डिसाइड बेस्ड ऑन कि ये गाड़ी 10 साल ज़्यादा नहीं चली। एक गरीब आदमी ने गाड़ी ली, वो 10 साल बाद गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका डिसीज़न सरकार कैसे लेगी? हुँ, नई गाड़ी के लिए और वो गाड़ी जल्दी खराब हो रही है। अभी जी ये पूरी की पूरी स्कीम जो है मुझे लगती है, ये इस तरह के डिसीज़न है और उसके बाद और एक के बाद एक के बाद एक डिसीज़न और लेती जा रही है सरकार। ये जनता को बहुत बड़े कर्ज़े में डाल रहे हैं। हुँ, आपकी गाड़ी ले ली आपने, अब आपकी खराब होगी, आपको फिर नई लेना पड़ेगी, फिर कर्ज़ा लेना पड़ेगा। आज 70-80 लाख रुपए से अच्छी गाड़ी कम कोई है नहीं है। हुँ, आप कोई भी गाड़ी ईएमआई पे आ रही है, फुल फाइनेंसिंग से कौन गाड़ी ले रहा है? ईएमआई का मतलब क्या है? आप अपनी उसमें से पैसे देने वाले हैं इनकम में से। कहाँ से ईएमआई आएगी? ईएमआई तो आपकी इनकम में से ही आएगी। आपने 30 साल तक के लिए या 8 साल तक के लिए जब तक गाड़ी की ईएमआई चलेगी, आपने अपनी भविष्य की सब फ्यूचर प्लानिंग एक कार कंपनी को दे दी, वो कार खराब होने वाली है 3 साल बाद। उसमें खर्चे आने वाले हैं। पूरी की पूरी स्कीम देश को डेट के स्पाइरल में घुमाने के ये है और उसमें ले जा रही है। ये करप्शन से ज़्यादा बड़ी बात है। हुँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो विशाल जी अ, आपने जो अ, अर्थव्यवस्था के जो पहलू सामने रखे, पहली नज़र में वो चौंकाते हैं, क्योंकि जैसे मैं मानता था कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा कुछ और है। दृष्टिविहीनता है पूरे के पूरे जो मॉडल है इनका मतलब उसके पीछे दृष्टिविहीनता है, कोई योजना नहीं है, भविष्य की कोई योजना नहीं है और स्थिति ये है कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं लेकिन दवा वही दी जा रही है, तबीयत और खराब होती चली जा रही है, लेकिन दवा का डोज़ और डबल और ट्रिपल कर दोहरा और तहरा तहरा कर दिया गया दवा है। भी नहीं है भई जी, आश्वासन आश्वासन। हाँ, दवा मतलब भी वही नहीं है। हाँ कोई जी। दवा नहीं है, हाँ, कोई दवा नहीं है। तो वो कोई ये जो दवा स्थिति है, ये बहुत ही अफ़सोसनाक स्थिति है। मौजूदा हुक्मरान और हमारे नीति निर्माता जो है, वो उन्होंने हमारे भविष्य को पूरी तरीके से अंधकारमय कर दिया है, हमारी पीढ़ियों को कर्ज़े में डुबो दिया है और इसकी ज़िम्मेदारी पिछले 12 साढ़े 12 साल से जो सरकार चल रही है, पिछली सरकारों की भी कुछ गलतियाँ रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। सिलसिला तो पुराना चला आ रहा है, लेकिन इस सरकार ने उन तमाम गलतियों को और कई गुना बढ़ा दिया है। स्थिति ये है कि सिर्फ़ लफ़्फ़ाज़ी हो रही है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, हालाँकि उल्लू एक कमतर पक्षी नहीं है। मैं बार-बार जब उल्लू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसको वापस लेता हूँ मतलब जो है कि नहीं? उल्लू के अंदर काफ़ी प्रतिभाएँ पाई जाती हैं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है मुख्य तौर पर, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनको जो सपना दिखाया जा रहा है, एक ऐसा सपना जो कभी भी पूरा नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी, तो बिल्कुल उसके ठीक विपरीत होगा। नहीं, बहुत-बहुत आप धन्यवाद। सवाल अबे जी, जी। मेरे 2 सब सजेशन थे। हुँ, आप सवाल पूछे ना दूसरों से कि अगर आप कर्ज़ा लेंगे पेट्रोल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, 90% फ्यूल बाहर से आ रहा है, तो आपका डॉलर कैसे मजबूत होगा? रुपया हुँ, कैसे ठीक मजबूत बात, होगा? ठीक बात। पहला। दूसरा भाई जी मेरा एक सजेशन था। हुँ, आपके यहाँ वो इकोनॉमिस्ट जो उसमें आते हैं हुँ। बी प्रोग्राम में, हाँ, प्रोफ़ेसर अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, अगर आप उचित समझें तो इस टॉपिक पे मैं, अरुण कुमार और आप तीनों लोग एक हाँ, चर्चा करें। हाँ, तुरंत, जल्दी। हाँ,
बहुत इसको आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी और से। इसको इसको और टेक्निकली और बेटर रिफाइन करके अपन हुँ, इस पे और शायद हो सकता है डिस्कशन से कोई सॉल्यूशन भी निकल आए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल संभव है। आप और इसको इसको जल्दी कर लेते हैं, जल्दी करते हैं इसको। इस पे अरुण कुमार जी से बात करके हुँ, इस पे कोई सॉल्यूशन आकर निकल सकता है तो अपन तीनों लोगों को चर्चा करनी चाहिए ठीक है, बिल्कुल, और किसी तरह से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। विशाल जी। धन्यवाद। दोस्तों, आपने विशाल शिवहरे का विस्तृत विवेचना सुनी। अ, सड़क, कच्चे तेल, विदेशी मुद्रा, ऑटोमोबाइल, इन सब का आपसी संबंध क्या है? और ये आपसी संबंध भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहा है या भारत को अनंत काल के लिए एक कर्जदार राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मसला है और आगे भी जैसा कि अभी विशाल जी ने सुझाव दिया, हम लोग प्रोफेसर अरुण कुमार, विशाल जी और हम तीनों इस बात पर फिर से चर्चा का दूसरा दौर चलाएँगे, ताकि इस बात को और खोलकर और बेहतर तरीके से और उसके दूसरे सॉल्यूशन पहलू जो आज सामने नहीं आ पाए हैं, वो भी सामने आएँ और उस मेरे ख्याल से कुछ 1-2 दिन के बाद ही हम लोग तुरंत इस चर्चा को कर लेंगे ताकि इस चर्चा की याद भी तब तक धूमिल ना हो और दोनों को आपस में जोड़ने में आसानी हो।